हेलो लर्नर्स। तो कैसे हो आप सब। आपको जैसे कि आपने कल स्ट्रेटजी क्लास देखा है मेरा, उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज 31 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं। 31 जुलाई, 1 एंड 2 अगस्त को हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसका PYQs सॉल्व करने वाले हैं 2024 का। ठीक है, तो हम बिना लेट किए चालू करते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। हम देखते हैं हमसे जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आज हो पाता है करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ आपसे ये बात कहना था मुझे, जब भी आप क्लासेस देखते हैं और क्वेश्चन हम जब करते हैं, PYQs करें, MCQs करें, जब भी करें, आप जितना टाइम भी देख रहे हो, मॉर्निंग देख रहे हो, इवनिंग में देख रहे हो, जैसे जैसे हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाते हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि ए ऑप्शन सही है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, जब भी आप देखिए, आप केवल पेसिवली मत देखिए, आप एक्टिवली देखिए क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बढ़ेंगे। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, मैं देखूंगी। और आपको जो समझ में नहीं आता है बिल्कुल पूछिए, बेझिझक होके पूछिए। ठीक है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मुझे फीडबैक मिल ही नहीं रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आप मेरे साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज्ड द दैट माइंड एंड बॉडी आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर? किसने किया था, चलिए बताइए। रेने देकार्ट ने किया था, एरिस्टोटल, प्लेटो और पॉल ब्रोका, किसने किया था? चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। इनका फेमस स्टेटमेंट था कोजिटो अर्गो सम। आप इसका मीनिंग भी बताएंगे मेरे को कमेंट्स करके। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताएंगे। इसको दिया था रहने दे कार्ट ने। ठीक है, आपने सही समझा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। Marisol's parents have really bad luck and show really poor planning. मैरीसोल के माता पिता की किस्मत सचमुच में बहुत खराब है और उनकी योजना बहुत खराब है। क्यों खराब है भाई, आगे बढ़ते हैं। एवरी टाइम दे टेक मैरीसोल टू द डॉक्टर फॉर हर इम्यूनाइजेशन दे ड्रेस्ड हर इन द सेम रेड स्वेटर। जब भी वो मैरीसोल को इम्यूनाइजेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो वो सेम रेड स्वेटर पहना के उसको लेके जाते थे। Without fail, Marisol has her red dress on when she get an injection from the doctor. जब भी वो इंजेक्शन लगाने के लिए जाती थी, बिना बिना कुछ के, वो क्या बोलते हैं, बिना फेल, विदाउट फेल, यानी कि क्या, यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। तो वे उसे लाल स्वेटर बिना किसी असफलता के, विदाउट फेल, हिंदी ट्रांसलेशन इज ग्रेट। विदाउट फेल मैरीसोल हैज हर रेड स्वेटर। बिना किसी असफलता के जब मैरीसोल को डॉक्टर से इंजेक्शन मिलता है तो वह अपना लाल स्वेटर पहनती है। ठीक, एक दिन उसकी माँ ने अलमारी से स्वेटर निकाला और पूछा, क्या तुम आज इसे पहनना चाहोगी प्रिय? और समझ नहीं पा रही थी कि मैरीसोल क्यों फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप व्याख्या कर सकते हो? चलिए बताइए, क्या आप व्याख्या कर सकते हो क्यों रो रही थी बेचारी मैरीसोल? मैरीसोल ने स्वेटर के प्रति अपनी अचेत
पसंद को दबा दिया था। मैरी सोल हैज रिप्रेस्ड हर अनकॉन्शियस लाइकिंग फॉर द स्वेटर, ऐसा तो नहीं है। मैरी सोल ने स्वेटर को अपनी माँ और पिता दोनों से जोड़ा, इसीलिए उसे लगा कि उसके पिता चले गए हैं। मैरी सोल एसोसिएटेड द स्वेटर विथ बोथ हर मदर एंड फादर, सो शी थॉट हर फादर वॉज गॉन, ऐसा भी नहीं है। मैरी सोल लर्न दैट स्वेटर प्रिडिक्ट अ राइड इन द कार, नहीं। मैरी सोल हैज एसोसिएटेड द प्रेजेंस ऑफ स्वेटर विथ अ पेनफुल ट्रिप टू द डॉक्टर, बिल्कुल सही है। मैरी सोल ने स्वेटर की उपस्थिति डॉक्टर, कहाँ गया, मैरी सोल ने स्वेटर की उपस्थिति को डॉक्टर के पास एक कष्टदायक यात्रा से जोड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइकोलॉजी डे सेलिब्रेशन वाज इनिशिएटेड बाय, चलिए इसको हम रैपिड फायर की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, एक एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन जिसमें हमको केवल टिक लगाना है और हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो साइकोलॉजी डे कब बनाया जाता, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। ओके, देन डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज ऑफिशियली पब्लिश्ड ऑफ, किसने पब्लिश्ड किया था ऑफिशियली? चलिए बताइए किसने पब्लिश्ड किया था? फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में आंधी आ जाना चाहिए, तूफान आ जाना चाहिए। ठीक है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक, इसने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, सेलिब्रेशन ऑफ साइकेट्रिक डे साइकोलॉजी डे स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which school of thought show the greatest overlap in the subject psychology matters they focus on? विचार के कौन से स्कूल विषय वस्तु में सबसे अधिक अतिव्याप्त दिखाते हैं, ओवरलैप दिखाते हैं? तो चलिए देखते हैं, साइकोडायनामिक, बिहेवियरलिज्म, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट, स्ट्रक्चरिज्म, बायोसाइकोसोशल, साइकोकल्चरल एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म एंड साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। बताइए कौन सा है, कौन सा ओवरलैप दिखाता है? देखिए, तो इसको एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका, हम जानते हैं कि साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव अनकॉन्शियस थॉट पे फोकस करता है, तो ये तो किसी से भी ओवरलैप नहीं हो सकता। तो जो जिसमें साइकोडायनामिक है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड, अब देखते हैं ये बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, बायो साइको सोशल, इसमें देखते हैं सोशियो कल्चरल। चलो ठीक है, इसमें सोशियो क्या हुआ, थोड़ा सा ओवरलैप हुआ। लेकिन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या किया जाता है, ह्यूमन के कॉन्शियस जो मेमोरी रहता है, थिंकिंग रहता है, अटेंशन, परसेप्शन और लैंग्वेज और कॉन्शियस थॉट को शो करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। चलिए क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कॉन्शियस चीज को मेन इंपॉर्टेंस देती है, गेस्टाल्ट भी देता है, ठीक है, और स्ट्रक्चरिज्म भी कॉन्शियस थॉट के बारे में ही है। इस तरह से यहाँ पर आंसर हुआ बी। देन ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मजा आ गया था इसको देख के कि क्वेश्चन बनाने वाले कितना मेहनत किए हैं इस क्वेश्चन को लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। टू साइकोलॉजिस्ट एडी एंड बिल, एडी और बिल दो साइकोलॉजिस्ट थे, वॉक इनटू अ बार,
वो क्या करने गए, बार में गए, एंड ईच ऑर्डर अ बियर, ठीक है, दोनों ने बियर को ऑर्डर किया। एडी सीज, एडी ने कहा, लुक एट द गोल्डन नेक्टर, उस सुनहरे अमृत को देखो, द बबल्स, बुलबुले, बबल्स, फोम, झाग, द स्लाइटली फ्रूट्स नोट ऑन माई टंग, मेरी जीभ पर हल्के फलों के नोट, द अंबर कलर्स, मैन दैट्स अ बियर, अंबर कलर, यार यह बियर है। तो ये इसने बियर के किस चीज के बारे में बताया, इसने बियर का पूरा क्या कर दिया, कॉन्शियस थॉट को छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया, बियर से रिलेटेड चीजों को, उसके किस तरह से उसका झाग है, उसका फोम है, उसका कलर है, उसका क्या बोलते हैं, उसका स्वाद कैसा होगा, इसने पूरा एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कौन से क्या बोलते हैं एरिया को सपोर्ट कर रहा है साइकोलॉजी के, तो ये आया स्ट्रक्चरिज्म, ठीक है, संरचनावाद को समर्थन दे रहा है। सेकंड, बिल क्या बोलता है, दिस विल गेट मी ड्रंक, कि ये एक स्टेटमेंट देता है कि बिल कहता है इससे मैं नशे में धुत हो जाऊंगा। तो ये किस चीज पे जोर दे रहा है, साइको एनालिसिस कर रहा है क्या, अनकॉन्शियस थॉट पे जोर दे रहा है क्या, बिहेवियरलिज्म पे जोर दे रहा है, नहीं, ये उसके फंक्शन को बता रहा है कि किस तरह से बियर पीने के बाद मैं ड्रंक हो जाऊंगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है, स्ट्रक्चरिज्म एंड फंक्शनलिज्म, ठीक है। एकदम क्वेश्चन बनाने वाले कितना मेहनत करते हैं बताइए। देन 8th नंबर क्वेश्चन, विच फाउंडिंग contributors to psychology helped develop behavioralism। अब बताइए मनोविज्ञान के किन संस्थापक योगदानकर्ताओं ने व्यवहारवाद विकसित करने में मदद की, किसने की है, गेस्टाल्ट कौन थे, चलिए बताइए कौन थे, किसके फाउंडर थे, फाउंडर तो नहीं थे, लेकिन कौन से ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को ये क्या सपोर्ट करते थे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। वुंट, वुंट कौन से थे, ये पहले स्ट्रक्चरिज्म को सपोर्ट करते थे, बाद में ये फंक्शनलिज्म बन गया, ठीक है। देन फ्रॉइड भैया तो हमारे होंगे नहीं, भैया नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉइड बाबा बोलना चाहिए, ये तो होंगे नहीं, ठीक है। और देखते हैं वॉटसन एंड पावलो, और वॉटसन एंड वुड, वुड को तो हम लोग पहले से रिजेक्ट कर दिए, तो इस तरह से एलिमिनेट करके हमने निकाला वॉटसन एंड पावलो, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे, अल्फ्रेड एडलर, ठीक। देन 10th नंबर क्वेश्चन, which one is a not part of यमा in अष्टांग योगा, अष्टांग योगा के स्टेप बताइए, आप कमेंट्स में लिखिए कौन कौन से होते हैं इसके पार्ट्स अष्टांग योगा के। तो चलिए मैं ही बताती हूँ, पहला आता है यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। तो ये इसके 8 पार्ट होते हैं अष्टांग योगा के, हमको ये नहीं पूछा गया है, ठीक है, हमने बस रिवीजन किया। यमा के कौन से पार्ट नहीं है, तो यमा के कौन से पार्ट नहीं है, चलिए बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, संतोषा, संतोषा किसका पार्ट है, नियमा का, ठीक है, नियम में आता है संतोषा। देन 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है, क्वाजी एक्सपेरिमेंट असर्शन रीजन है, तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू द ग्रुप, क्या बोल रहा है भाई,
ऐसा तो होता ही नहीं है। क्वाजी एक्सपेरिमेंट का यही तो डिसएडवांटेज है कि उसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। देन रीजन, रैंडम असाइनमेंट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द कंफाउंडिंग वेरिएबल। रैंडम असाइनमेंट में कंफाउंडिंग वेरिएबल, रैंडम असाइनमेंट से को कंट्रोल करने से कंफाउंडिंग वेरिएबल कम होते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक, रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो इस तरह से हमारा डी आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, which statement accurately describe the variance of distribution of score? कौन सा कथन अंकों के वितरण के विचरण का सटीक वर्णन करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है। वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए, चलिए। वेरिएंस का फॉर्मूला, चलिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो इस तरह से जब माइनस में भी एक्स माइनस एक्स बार यानी मीन से हम ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो कभी भी आंसर निगेटिव में नहीं आता है, नो निगेटिव आंसर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इट कैन बी -1, इट कैन बी एनी नंबर, माइनस, नेगेटिव, 0 आर पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। इट कैन बी एनी नंबर इक्वल टू आर ग्रेटर देन द 0, देखते हैं, इट कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन द 0, नहीं, ग्रेटर देन द 0 इक्वल भी हो सकता है 0 के, क्यों, मीन और जो ऑब्जर्वेशन है वो 0 नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। इस तरह से हमको अपने आंसर को निकालना है। Then 13 number question, in a study the effect of diabetes in different part of the country and socio-economical status in study the this is example of, एक अध्ययन में देश के विभिन्न हिस्सों में मधुमेह के प्रभाव और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया गया है। यह इनका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, केस स्टडी तो हो नहीं सकता, एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन हो नहीं सकता, क्रॉस सेक्शनल, क्योंकि अलग अलग जगह में स्टडी किया गया है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सैंपल साइज इज 3 ग्रुप्स आर 32, 34 and 29, what will be the value of within group डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अनोवा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अनोवा में डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप के लिए कहाँ है, ये स्पेसिफिक है। विद इन ग्रुप के लिए हमारा पास क्या फॉर्मूला रहता है, n माइनस के। तो हमको k पता है, कितना है, 3 है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 3 ग्रुप्स, n स्टैंडिंग फॉर ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप, एंड अब हमको कैपिटल N निकालना है, तो हम ये तीनों को प्लस कर लेंगे, 9 + 4 13, 13 और 2 15, 5 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 3 3 और ये 2 कितना हुआ, 8 हुआ, और हमारा 1 कैरी था, इस तरह से 95, और 95 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 92। इस तरह से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 92। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट अनरिलेटेड टू द करंट पर्पस ऑफ द स्टडी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनरिलेटेड होते हैं करंट पर्पस ऑफ द स्टडी से, बट
may affect the target variable are term as exogenous variable। बिल्कुल सही है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं, टारगेट वेरिएबल की अफेक्ट को प्रभावित करते हैं, उसको एस्ट्रोजिनस वेरिएबल कहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारा ए सही है। अब असर्शन रीजन में जब हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और दूसरे स्टेटमेंट्स को हम बिकॉज के साथ जोड़ते हैं, बिकॉज द इफेक्ट अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज एट्रीब्यूट एंटायरली टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉट टू सम एस्ट्रोजिनस वेरिएबल। क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्टडी में शामिल नहीं है एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वो हमारे टारगेट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, उसको एस्ट्रोजिनस वेरिएबल कहते हैं। बिल्कुल सही। क्यों एस्ट्रोजिनस वेरिएबल कहते हैं? बाहरी चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आश्रित चर पर प्रभाव पूरी तरीके से स्वतंत्र चर के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि कुछ बाहरी चरों के लिए। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। देन 16 number question, Charles Spearman is known for theory of intelligence, correlation method, psychometry and factor analysis। तो हमारा आंसर डी हुआ। Then 17 number question, percentage of variance a factor contribute is। ठीक, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस यानी वेरिएंस परसेंटेज। ठीक है, वेरिएंस परसेंटेज हम निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? फैक्टर एनालिसिस में निकालते हैं। फैक्टर एनालिसिस हम दो टाइप के करते हैं, एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी में हम क्या करते हैं, जो स्टडी हुआ रहता है उसमें जो फैक्टर रहते हैं उस फैक्टर को हम क्या करते हैं, कंफर्म करते जाते हैं। हम बिना कुछ उसमें छेड़छाड़ किए उसमें क्या करते हैं, कंफर्म करते जाते हैं, इसलिए उसको कंफर्मेटरी क्या बोलते हैं, फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। एक्सप्लोरेटरी जो फैक्टर एनालिसिस होता है उसमें फैक्टर को एक्सट्रैक्शन करने के दो तरीके होते हैं, यूनिक वेरिएंस मेथड एंड कॉमन वेरिएंस मेथड। डोंट वरी, इसके बारे में पूरा एक क्लास हम इसको देंगे। यूनिक जो वेरिएंस है उसको पीसीएम के द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पीसीएम क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें दो टाइप से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, लार्ज फैक्टर के लिए और स्मॉल फैक्टर के लिए। लार्ज फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, कैटल का स्कोर डालते हैं और स्मॉल फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काइजर गटमैन टेस्ट देते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा जो वैल्यू आता है उसको इगन वैल्यू के रूप में आता है। तो इगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद जो इगन वैल्यू निकलता है तो वेरिएंस का परसेंटेज निकालते हैं, तब इगन वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इंटू 100 करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम वेरिएंस परसेंटेज निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर क्या है, डी, इगन वैल्यू। Which of the following factor can influence the statistic power of hypothesis test? Hypothesis test में हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, हाइपोथेसिस टेस्ट में स्टैटिस्टिक पावर बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। सैंपल साइज हम बड़ा करके हम अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल जो हम जनरली 0.05 लेवल पे रखते हैं उसको 0.10 लेवल में भी रख सकते हैं। कभी कभी 0.01 लेवल में रखते हैं, उसको बढ़ा के 0.05 लेवल पे भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारा
स्टैटिस्टिक पावर क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्ट साइड इससे रिलेटेड नहीं है। वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट को हम चेंज करके टू टेल टेस्ट में कन्वर्ट करके हम स्टैटिस्टिक पावर को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ, सी को एलिमिनेट कर दिए, हमारा आंसर आ गया ए बी डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन रीजन आ गया। अ टेस्ट दैट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट व्हेन रिपीटेड विथ द सेम इंडिविजुअल इज वैलिड, इट्स रिलायबल। ठीक, तो ये तो हमारा असर्शन गलत हो गया। कंसिस्टेंसी इन द टेस्ट रिजल्ट over time ensure that the test accurately measure the intent constructed। ये किसके बारे में बात हो रहा है, ये रिलायबिलिटी के बारे में ही बात हो रहा है, टेस्ट रीटेस्ट के बारे में बात हो रहा है। रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट के बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो आर इज ट्रू, assertion is false, R is true. Then 20 number question, what will be the correct sequence of data screening? डाटा स्क्रीनिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, बताइए। पहले क्या करेंगे, हम मिसिंग डेटा को देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक, मिसिंग डाटा को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रीट मिसिंग वैल्यू फर्स्ट, ओके। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आउटलायर रिमूव, डिटेक्ट एंड रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू एज दे अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। देन थर्ड में हम क्या करेंगे, चेक नॉर्मालिटीज, नॉर्मालिटीज को चेक करेंगे, असेस वेदर द डेटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है डेटा या नहीं कर रहा है, उसको हम चेक करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, होमोजेनिटी टेस्ट करेंगे। होमोजेनिटी टेस्ट हम क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि दो ग्रुप जब टी टेस्ट या टू ग्रुप अनोवा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दोनों ग्रुप के सैंपल का कर्व एक समान होना चाहिए, होमोजेनिसिटी होना चाहिए। ठीक है, होमोजेनिटी होना चाहिए, एक समरूपता होनी चाहिए दोनों ग्रुप में। ठीक ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनता है, डी से चालू हो रहा है। देखिए डी से दो आंसर चालू हो रहे हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। डी के बाद सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। इस तरह से हमारा आंसर बी हुआ। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, डेज इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन कार्ल यंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इट मेजर इंडिविजुअल अक्रॉस 4 डायमेंशन। कौन सा है, बताइए चलिए। मेयर्स एंड ब्रिक्स, ओके। देन नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, arrange the following test with the respect of their ability to elicit projective response from low to high। प्रोजेक्टिव रिस्पॉन्स लो टू हाई में करना है। आप देखिए लो टू हाई में आप कंफ्यूजन मत होइए, आप सीढ़ी बनाइए, आप नीचे से ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे लो किसका है रहेगा, जो सेंटेंस वाला टेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। और सबसे ज्यादा किसका रहता है, हम जानते हैं रोसार्च का रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्टिव एबिलिटी रोसार्च, स्याही, धब्बा, परीक्षण, इसका रहता है। तो इस तरह से देखिए यहां से हमारा आंसर मिल गया हमको, फर्स्ट और लास्ट को हम पहचान लिए, इससे हमारा आंसर मिल गया। ठीक, फिर हमारा 23 क्वेश्चन, in regard to practical demonstration of psychological taste in education,
इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। शिक्षा के संदर्भ में मनोविज्ञान परीक्षण का प्रयोगात्मक प्रदर्शन शामिल है, निम्न में से कौन सा गलत है, हमको गलत निकालना है। ठीक है, तो TAT गलत है। ठीक, तो देखिए यहां पर लिखा है ओनली थर्ड। ठीक, क्योंकि इसका यूज वहां नहीं होता है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इसका यूज हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। राइट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको। मूविंग एम्बेडेड फिंगर टेस्ट, मिनेसोटा चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वेंटरी, कोलंबिया मेंटल मैच्योरिटी स्केल और परसेप्चुअल इक्विटी स्केल। इसका आपको राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आया कोलंबिया मेंटल मैच्योरिटी स्केल, ये कब आया था? 1954 में। उसके बाद आया मूविंग एम्बेडेड फिगर टेस्ट, ये 1970s में, 71 में। फिर आया परसेप्चुअल टेस्ट, ये कब आया? 1970s में। 70s मतलब 71 के ऊपर है ना, 70 और 80s के बीच में, लेट 70s में। देन मिनेसोटा चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वेंटरी, ये आया 1977 में। तो देखिए इस तरह से हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? 3 से चालू है, 2 चालू है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्या आएगा? 1, दोनों में 1 है, नहीं इसमें 1 है, तो इस तरह से हमारा डी आंसर सही हुआ। ठीक, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। 25 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को हमको मैच करना है। अब चलिए इधर देखते हैं क्या क्या दिया है। एक extent to which a test captures a specific theory traits, ये हुआ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, तो बी का 1, ये देखिए बी का 1। ठीक, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा? एक सेकेंड, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? एक ही उसमें नहीं आ रहा है क्या? ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। फिर नीचे लाने के लिए 25 नंबर क्वेश्चन डी। एक ही आंसर से हमारा आंसर आ गया, कौन सा? बी का 2 से। ये हमारा आंसर कौन सा है? डी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट कंसीडर इन परफॉर्मेंस टेस्ट। किसको परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या कंसीडर नहीं किया गया है? ये किसके बारे में बात हो रहा है? वेचलर का टेस्ट के बारे में बात हो रहा है, इंटेलिजेंसी टेस्ट के बारे में बात हो रहा है। तो डिजिट स्पैन जो होता है वह परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, बाकी तीनों परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, असर्शन रीजन। अरे यार ऊपर चला जा रहा है कर्सर, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट न्यूरोलॉजिकल टेस्ट रिप्रेजेंट, most neurological tests presently being used are based on traditional psychometric theory। क्या बोला जा रहा है? वर्तमान में अधिकांश न्यूरोलॉजिकल परीक्षण परंपरागत मनोमितक सिद्धांतों पर आधारित है। आप पता कीजिए सही है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको जोड़ना है क्योंकि। ठीक, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कैन नॉट टेस्ट फॉर डिसऑर्डर सच एस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ADHD, डिसलेक्सिया,
एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या बोल रहा है? न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण विकारों जैसे कि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं, एडीएचडी, डिसलेक्सिया एवं आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम का परीक्षण नहीं करता है। बताइए क्या सही है क्या गलत है? आप कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। ठीक, बताइए जल्दी 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 जल्दी, देख लीजिए ये ऑप्शन है। तो इसका जवाब है, व्यापम ने दिया है डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है। कई बुक इसको सही मानते हैं, कई बुक इसको गलत मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो व्यापम ने ऐसे की में हमको डी आंसर दिया है, तो हम उसी के साथ चलेंगे, बुक्स के अनुसार नहीं चलेंगे। इसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, पता है हमारे साइकोलॉजी में स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं, इसलिए की को किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। देन 28 क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। Which of the following statement is correct? Consider the following statement. Counseling is non-cycling and periodic method. Counseling help to make informed choice to in the field of education, career and social relation. थर्ड है completely cure of mental illness. पहला तो हम एलिमिनेट कर दिए। अब ये देखिए, यहां पर भी व्यापम ने बी आंसर को सही किया है, लेकिन कई बुक्स में काउंसलिंग को क्या किया गया है? गलत माना गया है। ठीक है, कि नॉन साइक्लिक प्रोसीजर नहीं है, ये क्या होता है? साइक्लिक प्रोसीजर है करके बोला गया है। अब हमारे व्यापम में बी को सही बोला है, ऐसे इसका आंसर केवल सी रहना चाहिए था। अब कर क्या सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन 29 क्वेश्चन। 3 components of attitude are choose the correct answer. अब चलिए इसको तो बताइए, इसको तो आंख बंद करके बता सकते हो आप, सी सही है। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक, तो 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड, नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल बिल्कुल सही है। लिंकर का क्या है? रेटिंग स्केल, ये भी सही है। बोगार्डस का सोशल डिस्टेंस, ये भी सही है। पर गटमैन ने इक्वल अपेयरिंग इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है, तो ये गलत है, लेकिन इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ? डी हमारा आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पर नॉट दिया गया है। ठीक, तो आप कमेंट्स करके बताइए कि गटमैन का कौन सा स्केल इन्होंने दिया था, गटमैन ने। ठीक है, कमेंट्स करके आप बिल्कुल बताएंगे गटमैन ने क्या दिया था स्केल के रूप में। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हम यहीं से कल चालू करेंगे होमवर्क से। ठीक, तो आपको ये सेशन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? यही टॉपिक पे हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कब से करेंगे? 3 अगस्त से हम कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के हर रोज 10 कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।